स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजय एसएसएल सुबोध पीछे ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। हम कवर कर रहे हैं इस समय फैक्ट्री एक्ट 1948। फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, ये जो एक्ट है 1948 अब ये अमेंड हो चुका है और द न्यू फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 2016 इसका अब नाम हो चुका है। पर क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी 1948 से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हमें इसे ही अभी पढ़ना है। थोड़े बहुत जो बदलाव हो रहे हैं वो मैं टाइम पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी क्लास, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर राइट साइड कॉर्नर में जो आइकन आ रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको अगर कोई भी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन कमेंट ऑन माय बॉक्स, आई विल रिवर्ट डेफिनेटली, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 तक पहले कर लिया है, 5 और 6 को हमने पहले कर लिया है। इसके चैप्टर 11 है, 11 चैप्टर तक हम इसको पूरा कवर करेंगे। शुरू 1 चैप्टर से कर चुके हैं। आज हम जो 7 नंबर चैप्टर है और वहां से लेकर के 11 नंबर चैप्टर तक आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाती चलूँ और आपको ये पूरी बात समझ में आए, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर लेजिस्लेशन में। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 का टाइटल भी मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है और उसके कौन से सेक्शन से लेकर के कौन से सेक्शन तक का फैलाव है वो भी मैंने हर एक चीज में मेंशन कर दिया है कि चैप्टर 8 क्या कह रहा है, 9 क्या कह रहा है, 10 क्या कह रहा है और 11 क्या कह रहा है। तो जो चैप्टर नंबर 7 है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन की बात करता है और वो ये कहता है कि जो 67 सेक्शन है, ये क्योंकि 67 से लेकर के 77 तक फैला हुआ है ये वाला चैप्टर, तो 67 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिशन है, यानी उन्हें मनाही है। कोई भी चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है उसे फैक्ट्री में काम करने की अलाउ नहीं है। यानी अगर उस फैक्ट्री में एक छोटा बच्चा 10-11 साल का बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का है वो पाया जाता है काम करते हुए, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी और ये उसकी पेनल्टी या उसके ऑफेंसेस में काउंट होगा। तो एक्ट ने ये कह दिया है कि 14 साल से नीचे उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने की परमिशन नहीं होगी। 68 सेक्शन जो ये कहता है कि नॉन एडल्ट वर्कर्स जो होंगे, नॉन एडल्ट वर्कर्स का मतलब जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, 14 साल से छोटे हैं या वहां तक पहुंच गए हैं, नॉन एडल्ट वर्कर्स को कैरी टोकन, उन्हें टोकन कैरी करना होगा। यानी एक बच्चा जो 14 साल का हो चुका है मगर अभी एडल्ट नहीं हुआ है, 18 साल का नहीं हुआ है, तो उसे एक टोकन कैरी करना पड़ेगा जो कि उसमें ये शो किया जाए कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो यानी वो फिट है। वो जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसकी कस्टडी से इस तरह के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन होने चाहिए कि वो बच्चा फिट है और अभी वो एडल्ट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा सर्टिफिकेट वो कैरी कर रहा है। इस चीज का वेरिफिकेशन उस फैक्ट्री के मैनेजर के द्वारा किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सर्टिफिकेट और फिटनेस होता है वो तो पहली चीज तो ये कि ये वैलिड होता है केवल 12 महीने तक। अगर 12 महीने के बाद में तब भी वो बच्चा वहां काम कर रहा है जो कि नॉन एडल्ट है तो उसे फिर से एक नया फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना होता है। इसके अलावा ये कहता है किसी सर्जन के द्वारा उसको रिवोकेट करवाना चाहिए ताकि कि ये पता लग सके कि अब जो पहले अगर वो बीमार नहीं था या पहले वो फिट था तो वो आज भी बीमार नहीं है, आज भी फिट है, ठीक है। और इसके लिए बकायदा जो प्रिस्क्राइब्ड फीस और रिन्यूएबल फीस होती है उसको वो पे करेगा। अब ये कहता है फिटनेस सर्टिफिकेट का फर्क ये पड़ता है कि जो वर्किंग आवर्स है उसके अनुसार उसे काम दिया जाता है, फिर जिस तरह की उसकी फिटनेस होती है। अब बात करते हैं आगे के सेक्शन की। जो सेक्शन 71 और जो 72 है वो ये कहता है कि 71-72 में वर्किंग आवर्स, जो यंग पर्सन है उनके वर्किंग आवर्स की बात करते हैं और वो ये कहा गया है कि वर्किंग आवर्स उसके 4 से 4.5 घंटे तक ही होंगे। उसे नाइट शिफ्ट नहीं दी जाती है, उसे 2 शिफ्ट का जो पीरियड वर्क लिमिटेड होता है, केवल 2 ही शिफ्ट में काम दिया जाएगा उसे, या तो मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट नहीं होगी। और वीकली उसे हॉलीडे दिया जाएगा। और अगर कोई फीमेल है, अगर फीमेल है यंग पर्सन में, तो उसे 6 बजे सुबह से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच में ही काम दिया जाएगा। कोई
7 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे के बीच में, मॉर्निंग के इस बीच कोई काम असाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सब नाइट शिफ्ट में काउंट हो जाता है। आगे कहते हैं कि जो वर्क उनको जो दिया जा रहा है उनको वो फिक्सेशन पीरियड पे दिया जाना चाहिए, उनका पीरियड फिक्स होना चाहिए कि कब तक ये काम करके उन्हें देना है। ऐसे ही यंग पर्सन्स का रजिस्टर रखा जाता है जिसके अंदर उनका नेम, उनका वर्क का नेचर, उनका ग्रुप वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है, और उस रजिस्टर को उस इंस्पेक्टर को भी अवेलेबल करवाना होना जरूरी होता है, जो कि उन वर्किंग आवर्स में इंस्पेक्ट करने के लिए आया है। 73 सेक्शन ये कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन की जहां जरूरत होती है, इसका भी पावर का प्रोविजन दिया गया है। एक मैनेजर को, डायरेक्ट मैनेजर जो होता है वो, उसके पास पावर होती है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है उन वर्कर्स का जो कि अभी नॉन एडल्ट हैं और विदाउट लाइसेंस वो अभी काम कर रहे हैं, और अगर वो फिट नहीं होते हैं तो उन्हें फिर काम में कंटिन्यू नहीं किया जाता है। ऐसे ही जो महिलाएं जो काम कर रही होती हैं उनके लिए भी क्लियर है कि उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच में ही काम करवाया जाना चाहिए। उनको भी नाइट शिफ्ट से प्रोहिबिट किया गया है, यानी उन्हें नहीं कहा जाएगा कि नाइट शिफ्ट में काम करें। इसके अलावा ये कहता है जो इंस्पेक्टर है इस चीज में कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है कुछ नॉर्म्स में, लेकिन 10 बजे जो शाम के 10 बजे होते हैं उससे 5 बजे के बीच में तब भी वो कोई काम असाइन नहीं कर सकता। और वर्किंग आवर्स जो होते हैं वीकली उनके 48 आवर्स होंगे और डेली के हिसाब से 9 घंटे से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं 78 सेक्शन, यानी जो अब हमारे चैप्टर नंबर 8 पर, अभी बात हो गई अपनी चैप्टर नंबर 7 तक। अब चैप्टर नंबर 8 आते हैं, वो एनुअल लीव विद वेजेस की बात करता है, राइट। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो 78 से लेकर के 84 तक का है। इसको मैं पूरा क्लब फॉर्म में बता देती हूँ कि ये क्या कहता है। ये रूल्स बताता है उनके जो उन एनुअल लीव्स के जिसको वेजेस के साथ में वो लीव मिल रही है, यानी वो छुट्टियां पूरे साल भर में, वो छुट्टियां जिसके लिए पैसा नहीं कटता है, उसके लिए कहा गया है कि लीव एंटाइटलमेंट। उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है लीव एंटाइटलमेंट, यानी किस ओकेजन की वजह से उसे छुट्टी दी गई है। तो हमेशा ये कहा गया है कि 1 डे फॉर एवरी 20 to 15 days of work performed in case of adult or child who has worked for period of 240 days। हर वो व्यक्ति जो 240 डेज के लिए काम कर रहा है उसको 20 से 15 दिन के बीच में एक डे दिया जा सकता है छुट्टी। उसके अलावा उसका पीरियड जो है वो कंप्यूट किया जाएगा, यानी उसका कैलकुलेट जो किया जाएगा वो 240 दिन के काम के हिसाब से किया जाएगा। उसके अलावा 12 हफ्ते उसे काम किया जाना चाहिए, और प्रीवियसली भी उसने प्रोविजन होना चाहिए कि उसने प्रीवियसली वहां पे अर्न लीव ली रही हो। इसके अलावा ये कहते हैं चाहे उसका डिस्चार्ज हो, डिसमिसल हो, या सुपर एनोशन हो, या डेथ हो जाए, या क्विटिंग हो जाए किसी भी एम्प्लॉय का, तो उसके किसी हार को, यानी उत्तराधिकारी को, या उसकी कोई नॉमिनी जो होगा उसको उसका वेजेस दिया जाने का प्रावधान है। अगर कोई वर्कर है उसकी डेथ हो गई है तो जब तक उसने काम किया था अपने जीवन के साथ में तब तक के उसके काम का पेमेंट उसके किसी उत्तराधिकारी को या उसके किसी नॉमिनी को दिया जाने का प्रावधान बताता है चैप्टर नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 ये कहता है कि जो 80, अच्छा अभी अपन चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। उसमें ये कहा गया है कुछ और थोड़े से नियम है। वो ये कहते हैं कि जो लीव है उसका फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होगा कि हाफ डे या फिर इससे ज्यादा का देर का कोई छुट्टी लिया जाता है तो वो हाफ डे उसे माना जाएगा। इसके अलावा जो अनअवेल्ड लीव है जो आपको नहीं दी गई है उनके लिए ये कहा गया है कि इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर बट शैल बी नॉट एक्सीड 30 इन केस ऑफ एन एडल्ट एंड 40 इन केस ऑफ चाइल्ड। 30 से ज्यादा एडल्ट के केस में और 40 से ज्यादा बच्चे के केस में ये नहीं हो सकती हैं। यानी एक साल में आपको जो मेंशन लीव थी वो अगर आपने नहीं ली है तो कैरी फॉरवर्ड तो की जा सकती है, लेकिन एडल्ट के केस में 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो, और चाइल्ड के केस में 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ये कहता है कि राइटिंग में स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हुए लीव का एप्लीकेशन लिखा जाना जरूरी होता है, और लीव के लिए ग्रांट लिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिशन लिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही
उस स्कीम को भी दिखाना होगा जिस स्कीम के तहत आपने उस लीव की ग्रांट ली है। अगर कोई लीव है वो स्कीम के अकॉर्डिंग है तो उसका अगर रिफ्यूजल हुआ है तो वो भी आप शो करेंगे। और इसके अलावा कहता है पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर फॉर लीव पीरियड इज डिस्चार्ज और इफ इज क्विट सर्विसेज, अगर वो सर्विस छोड़ जाता है तो इस चीज को भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहता है जो सेक्शन 80 है वो लीव पीरियड के दौरान में किस तरह से वेजेस दी जाएंगे उसके बारे में बात करता है। तो ये कहा जाता है बिल्कुल उसी इक्वल रेट पे वेजेस दी जाएंगी जो कि उसकी डेली वेजेस होती हैं, उसका जो एवरेज ऑन एन एवरेज टाइम रहता है उस हिसाब से दी जाएंगी। और पूरे मंथ में जब जब उसने लीव ली होगी उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो 78 से लेकर के 84 के सेक्शन हमने चैप्टर 8 में पढ़ लिए हैं। अब चैप्टर 9 जो कहता है वो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, जो कि सेक्शन नंबर 85 से लेकर के 91 तक की बात करता है। जो स्पेशल प्रोविजंस है वो किस चीज के बारे में है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये कहता है कि चैप्टर 9 जो है स्पेशल प्रोविजन बता रहा है, और वो स्पेशल प्रोविजन हो सकता है कोई डेंजरस ऑपरेशन हुआ हो, या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट को पावर से एग्जेम्प्ट किया गया हो, या कोई ऐसा जो कि सर्टेन एक्सीडेंट के लिए नोटिस दिया गया हो, कोई भी हजार्डस प्रोसेसेस जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं उनसे रिलेटेड होता है। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं 85 से 91 तक के सेक्शन के बीच में। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कहता है पेनल्टीज और प्रोसीजर की बात करता है कि जो ऑफेंसेस अगर एम्प्लॉयर के द्वारा या किसी वर्कर के साथ में कोई अन्याय वगैरह होता है तो किस तरह से एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी और उसके क्या प्रोविजंस है उसकी बात करता है। और ये सेक्शन 92 से 106 तक का कवरेज करता है। तो जो 92 सेक्शन है वो जनरल पेनल्टी बताता है ऑफेंसेस की, और 93 जो कहता है ओनर की क्या लायबिलिटी होगी किसी विशेष परिस्थितियों में प्रीमाइसेस के अंदर, उसकी बात करता है। इसके अलावा जो बात करेंगे 94 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जो भी प्रीवियस कन्विक्शन हुआ होगा, कोई भी पहला गंभीर अपराध वगैरह हुआ होगा, उसकी पेनल्टी को कैसे चार्ज किया जाएगा और उसके लिए कौन सा इंस्पेक्टर ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या पेनल्टी है। यानी जो इंस्पेक्टर काम कर रहा है अगर आपने उसके काम में कोई भी परेशानी की या कोई भी हर्डल पैदा करी तो उसके लिए भी पेनल्टी लगाई जाती है। ऐसे ही अगर कोई रॉन्गफुली डिस्क्लोजर किया है, कोई एनालिसिस आपसे मांगा गया और उसका आपने गलत तरीके से डिस्क्लोजर यानी उसको बताया है तो उसके लिए भी पेनल्टी है। और अगर किसी सेक्शन जो कि 41B या 41C या 41H उसके रिलेटेड कोई भी आपने गलत बात कही है तो उसकी पेनल्टी है। वो कोई वर्कर ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए भी बाकायदा पेनल्टी पनिशमेंट है। ऐसे ही कोई फिटनेस का गलत सर्टिफिकेट, झूठा सर्टिफिकेट अगर यूज किया गया है तो उसके लिए भी पेनल्टी है। इसके अलावा डबल एम्प्लॉयमेंट अगर बच्चे का है, दोनों जगह शो किया है, किसी भी दो जगह शो किया है जबकि किया नहीं जा सकता तो ऐसे में पेनल्टी होगी, राइट। और जो सेक्शन नंबर 100 है, सेक्शन नंबर 100 को ऑमिट कर दिया गया है। आपको मैंने पहले भी बताया था, 2 सेक्शन पहले भी ऑमिट कर दिए गए थे सेक्शन 2 में से। अब यहाँ पे बता रही हूँ सेक्शन नंबर 100 को खत्म कर दिया गया है। और कौन से एक्ट के तहत, 1987 के एक्ट नंबर 20 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। अब 101 जो सेक्शन है वो एग्जाम्पशन देता है उस ऑक्यूपायर या मैनेजर को जो कि सर्टेन केसेस से लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बताता है। 102 जो सेक्शन है वो कोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं तो कोर्ट की क्या पावर रहेगी उन ऑर्डर्स के लिए उसके बारे में बताता है। एम्प्लॉयमेंट के कोई प्रिजम्पशंस वगैरह होंगी, कोई मान्यताएं होंगी, उसके लिए 103 सेक्शन है। ऐसे ही एज के रिलेटेड ओनर्स टू द एज है, यानी कोई भी एक्ट है उसमें अगर कोई एज में कोई बदलाव आ रहा है तो उसके बारे में ये चीज़ बात करता है। 104 का ही एक्सटेंशन 104A भी है जो कि लिमिटेड बनाता है उस चीज़ को। आगे 105 जो है, जो भी आपने संज्ञान अपराध किए होंगे, जानबूझकर कोई अपराध किया होगा तो उसको वो कॉग्निशन मानते हुए उसके लिए पावर दे रहा है, उसके लिए पेनल्टी है। ऐसे प्रिकॉशन से लिमिटेड प्रिकॉशन की जो लिमिटेशन है उसके संबंध में 106 जो सेक्शन है वो कहता है। इस तरीके से जो 106 तक की बात कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 में बताई गई है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि इसका लास्ट चैप्टर है इस पूरे एक्ट का। वो क्या कहता है, ये कहता है सप्लीमेंटल होता है ये। और सप्लीमेंटल का मतलब होता है अगर आप कोई निर्णय जो लिया गया है उस निर्णय से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उस निर्णय से संबंधित आप अपील कर सकते हैं। तो 107 नंबर जो सेक्शन है वो अपील से रिलेटेड बात करता है। 108
नोटिस का डिस्प्ले की बात करेगा, 109 जो है नोटिस की सर्विसेज की बात करेगा, 110 को रिटर्न से रिलेट किया गया है कि आप कोई भी चीज़ है जो वापस लौटाने की बात होगी तो उसे करेंगे। 111 सेक्शन है वो वर्कर्स के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाता है, ऑब्लिगेशंस लगाता है। 111 का एक्सटेंशन 111A दिया गया है जो कि वर्कर्स के राइट की बात करेगा। 112 सेक्शन रूल बनाने के लिए जनरल पावर्स की बात करता है। 113 जो है वो डायरेक्शंस देता है सेंटर को कि उनकी क्या ताकत है, किस तरह से वो डायरेक्शंस दे सकती हैं। 114 में जो फैसिलिटीज़ और कन्वीनियंस चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उस बारे में बात बताता है। 115 किसी भी रूल के पब्लिकेशन के बारे में बात बताता है। 116 में कहा गया है कि गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज जो होंगी उसमें किस तरह से अप्लाई होगा, वो सारी बातों को बताता है। 117 सेक्शन जो है इस एक्ट के तहत कौन कौन से पर्सन्स को क्या प्रोटेक्शन दी गई है उसके बारे में बताता है। 118 सेक्शन इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है उस बारे में बताता है। 118 का भी एक्सटेंशन 118A दिया गया है। अब 119 जो सेक्शन है वो बताता है कि किस तरीके से जो एक्ट 37 है 1970 का, उसमें किस तरीके का उसका इफेक्ट नहीं होगा वो बताता है। और 120 में रिपील और सेविंग्स किया जाता है, यानी कोई भी बात उसका रिपील किया गया, उसको खारिज कर दिया गया है तो उस बारे में वो सारी बातों को बताता है। इस तरह चैप्टर 11 के साथ साथ हमने सेक्शन 120 तक इसे पूरा कवर कर लिया है। फिर से याद दिला देती हूँ कि जो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है वो सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन 120 तक 11 चैप्टर्स, लेकिन नंबर में 12 चैप्टर्स में बटा हुआ है। और इसके सारे सेक्शंस को मैंने बकायदा बता दिया है कि कौन से सेक्शन में किस बात का प्रावधान दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा एक्ट मेरे इन वीडियोस के जरिए समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।